एंशिएंट इंडिया है उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये प्राचीन भारत में आपको पढ़ना क्या क्या है, और यहाँ पर मैं आपको प्री और मैं व्यू से यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो मैं टॉपिक बता दूंगा कि भाई यहाँ से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से आपके मेंस में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, तो पढ़ना क्या क्या है पहले अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जिसमें केवल प्री से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें पाषाण एज के साथ साथ हम जो कांस्य युगीन सभ्यता है, जो आपकी ताम्र पाषाण संस्कृति रही आपकी, या लौह युगीन जो संस्कृति रही, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में हम फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। फिर हम आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्य में हम वैदिक आर्य और उत्तर वैदिक आर्य दोनों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपका उत्तर वैदिक आर्यंस के बाद में 6th सेंचुरी BC के अंदर हमें 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। तो उसमें एक है आपका महाजनपद काल, तो 16 महाजनपद जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो धार्मिक आंदोलन भारत में चला है 6th सेंचुरी BC में जो शुरू हुआ था, और इसमें मुख्य रूप से आपका जैन और बुद्ध के बारे में अपन बात करेंगे, जो बौद्ध धर्म था। फिर इसके बाद में आप जाएंगे तो जो मगध राज्य के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में। फिर इसके बाद मौर्य युग होगा आपका, मौर्य के बाद में आपका मौर्योत्तर काल के बारे में अलग अलग जो कुषाण हैं, शक हैं, जो पहलव थे आपके, इंडो ग्रीक थी, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। साथ में अपन सातवाहन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त एज आएगा आपका, तो गुप्तेरा के बारे में पूरा पढ़ना है। गुप्तोत्तर काल हमें पढ़ना है, तो उसमें हर्षवर्धन हम पढ़ेंगे। राजपूत एज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में दक्षिण भारत के जो चोल, चालुक्य, पहलव और राष्ट्रकूट एम्परर थे। तो ये ओवरऑल जो सिलेबस है आपका एंशिएंट इंडिया का, वो मैंने बता दिया। ठीक, तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, प्राचीन काल के अंदर सबसे पहला काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से आपके जनरली जो क्वेश्चन ओकर होंगे वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, और ज़्यादातर आपके जो प्लेसेस हैं इसमें कि भाई कौन सा एविडेंस या साक्ष्य किस स्थान से मिला है, तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं आपके। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो इतिहास का विभाजन किया गया भारत में, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, तो 3 आधारों पर किया गया है। उनके लिखने की जहाँ तक बात है, जो इतिहास का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो किन सोर्सेस से कौन कौन से एविडेंस रहे जिनके थ्रू ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। इसमें सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब एक ऐसा काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब हमें कोई लिपि नहीं मिली है, कोई भाषा नहीं मिली कि उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की गई हो जिसे हम पढ़ सकें। तो ये हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस काल का पूरा जो इतिहास है, वो जो उत्खनन हुआ है, तो उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो पुरातात्विक सामग्री मिली है, तो उसी के आधार पर ये पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, पाषाण काल जो है उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। फिर सेकंड आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है कि भाई इसमें लिपि तो थी, मतलब लिखने की तो कोशिश की उस काल के लोगों ने, पर वो लिपि आज तक पढ़ने में हमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। मतलब उसकी, या फिर हम कह दें कि उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसकी गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर जो थर्ड है आपका, तो थर्ड आपका ऐतिहासिक काल है। मतलब इस काल का जो भी इतिहास है वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, वो हमें एक विस्तृत जानकारी देते हैं। इस काल की जो लिपि है वो पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है, और हमें इस जो हड़प्पा सिविलाइजेशन और जो आर्यन सिविलाइजेशन के बाद का जो इतिहास है, मतलब जो 6th सेंचुरी BC का जो इतिहास है, उसके बाद का जो इतिहास है, वो सभी ऐतिहासिक युग में, हिस्टोरिक युग में रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, और जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल है। पाषाण मतलब पत्थर। मतलब इस काल का इतिहास जो लिखा गया, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो केवल पत्थरों के जो औजार इन लोगों ने प्रयोग किए थे, जो हथियार ये लोग प्रयोग करते थे, उसी के आधार पर पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया गया है। तो ये काफ़ी पुराना है इतिहास। आप यदि इसके क्रोनोलॉजी पर जाएंगे, मतलब इसके कालखंड पर जाएंगे, तो लगभग 5 लाख BC से लगभग 3000-2000 BC तक का जो इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है आपका। ठीक,
पत्थरों पर निर्भर है पूरा जो जानने के जो हमें स्रोत हैं। तो एक सुविधा के लिए इस प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पुरापाषाण काल जो लगभग 5 लाख बीसी या उसके पहले की भी हम बात करें तो वहाँ से लेके 10,000 बीसी तक के काल का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल जो 10,000 से लेके लगभग 7,000 बीसी तक के एज को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसके बाद नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज जो आपका 7,000 बीसी से लेकर लगभग 2 से 3,000 बीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट पहले तक जो इतिहास है तो उसे हम नवपाषाण काल में रखते हैं। अब पुरापाषाण काल पर हम चलें भाई, पुरापाषाण काल आपका 5 लाख बीसी से आपका 10,000 बीसी के बीच का एक लंबा काल रहा है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसे भी 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पूर्व पुरापाषाण काल जो लगभग 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के आसपास है। फिर मध्य पुरापाषाण काल जो आपका लगभग 1 लाख बीसी से आपका जो 40,000 बीसी है उसके बीच का समय है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है जो लगभग 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच का एक समय है आपका। तो चलिए पूर्व पुरापाषाण काल पे चले हम। तो पूर्व पुरापाषाण काल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति कहते हैं और दूसरे को हम हस्त कुठार संस्कृति या हैंडएक्स कल्चर कहते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो पहले अपन बात करते हैं डिस्कवरी की कि ये कहाँ से डिस्कवर होता है। एक्चुअली एक अंग्रेज थे रॉबर्ट ब्रासफूट, तो 1863 में वो मद्रास के पास में एक पल्लवरम नाम का स्थान था। तो पल्लवरम स्थान पर उन्होंने वो बैठे हुए थे किसी जंगल में और उन्होंने यहाँ पर एक जो जो जिस पहाड़ी पर ये बैठे हुए थे वहाँ पत्थरों के कुछ उपकरण देखे और उन्हें देखने पे ऐसा लगा कि ये काफ़ी पुराने हैं। तो उन्हें एक हस्त कुठार जो हैंडेक्स होता है, हस्त कुठार मतलब जो कुल्हाड़ी होती है तो उसमें धातु ना लगी होकर उसमें पत्थर लगा हुआ था, एक नुकीला सिरे वाला पत्थर लगा हुआ था हस्त कुठार। तो इन्हें वो प्राप्त हुआ हस्त कुठार। ठीक, तो वो पहला औजार था जो इन्होंने प्राप्त किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रासफूट वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पाषाण युग की खोज की थी। तो वो जो रॉबर्ट ब्रासफूट थे ये खोज, तो ये ध्यान रखिएगा एक तो कि पाषाण युग की खोज जो है या प्रागैतिहासिक युग की खोज ये रॉबर्ट ब्रासफूट ने की थी। और दूसरी चीज़ की ये पल्लवरम नाम के स्थान पर मद्रास के पास में ये जगह, तो इन्हें सबसे पहले पुरापाषाण काल का एक हस्त कोठार प्राप्त हुआ था। और इसके बाद तो फिर रिसर्च शुरू हो जाती है आपकी। हमें पता है कि भारत में जो भारतीय इतिहास के या भारतीय पुरातत्व इतिहास के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन्हीं के नेतृत्व में 1861 में एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस विभाग ने इस संबंध में अपना काम प्रारंभ कर दिया था आपका। ठीक है, तो ये खोजबीन शुरू होती चली गई और ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः जो पुरापाषाण काल के लोग थे ये पूरी तरह से जो शिकार है, आखेट है, उसी पर निर्भर थे। अग्नि के प्रयोग से ये बिल्कुल भी परिचित नहीं थे इस काल के लोग और एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। महाराष्ट्र का जो बोरी नाम का स्थान है वहाँ से भी हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि संभवतः मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 14 लाख वर्ष पहले विद्यमान रहा होगा इन स्थानों पर, जो जनरली माना जाता है आपका। ठीक है, तो हमने क्रोनोलॉजी के अंदर जो पुरापाषाण काल है उसको हमने कहा है कि सबसे पहले हमने पूर्व पाषाण काल में डिवाइड किया है। तो पूर्व पाषाण काल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चॉपर चॉपिंग पेबुल होता क्या है। जो पेबुल होता है वो एक्चुअली एक गोल पत्थर होता है। आप देखना जो कई जगह पे आप नदी के किनारे पे जो गोल पत्थर देखते हैं तो उसे पेबुल कहा जाता था। और संभवतः जब मनुष्य खानाबदोश था तो वो इन्हीं पत्थरों का प्रयोग करता था। जो छोटे छोटे जानवर थे उन्हें मारने में पत्थर उठा लिया करता था पेबुल और उनके द्वारा शिकार करके अपनी खाने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया करता था। लेकिन मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता है, जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डेवलप होता है और कुछ समय बाद जो स्थान पेबुल हुआ करता था तो पेबुल का जो स्थान है वो आपका चॉपर ने ले लिया, चॉपिंग ने ले लिया। तो चापर क्या होता था? चापर मतलब पेबुल के एक हिस्से को हमने क्या कर दिया कि उसे थोड़ा सा नुकीला कर दिया, एक सिरा, तो उसे चॉपर कहा जाएगा। और जो चॉपिंग है तो हमने पेबुल के दोनों जो किनारे थे उन्हें छील कर और उन्हें शार्प कर दिया, नुकीला कर दिया, तो ये चॉपिंग है। तो धीरे धीरे इनका प्रयोग होने लगा। ये पेबुल, चॉपर और चॉपिंग हमें काफ़ी मिले। तो ये पेबुल, चॉपर, चॉपिंग संस्कृति है उसकी खोज कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी
जो जनरली माना जाता है पंजाब, जो आधुनिक पाकिस्तान में चला गया है आपका जो पंजाब का क्षेत्र, तो वहाँ एक सोहन नदी हुआ करती थी। तो वहाँ सोहन नदी से हमें ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए कई बार हम इसे सोहन संस्कृति भी बोल देते हैं। 1928 में वीएन वाडिया ने इस संस्कृति की खोज की थी। ठीक है, मनुष्य के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है काफ़ी साल बाद। फिर उसने क्या किया कि चॉपिंग पेबुल की जगह पे, क्योंकि वो कई बार शिकार करने जाता था तो वो इन चॉपर को फेंक के मारता था, तो वो कभी निशाना लगता था, कभी नहीं लगता था, तो उसे काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि फिर वो उन चॉपर और चॉपिंग को खोजने लगता था, इतने में शिकार निकल जाता था। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने जो पत्थर था उसका एक सिरा नुकीला किया और दूसरे सिरे को उसने एक बड़े लकड़ी के डंडे में, जो लकड़ी का डंडा होता था उसमें ये बांध दिया करता था उस चॉपिंग को। तो हुआ ये कि चॉपिंग को बांधने से वो एक हस्त कुठार जैसा बन गया, मतलब एक, अब वो हाथ में उस डंडे को, उस कुल्हाड़ी को पकड़कर वो जानवर के पीछे भागता था और कई बार उस पर अटैक करता था जानवर पर साथ में भागते हुए। तो इससे उसके शिकार में क्या हुई, आसानी हुई और इसे कहा गया हैंड एक्स। और यही हैंड एक्स जो उपकरण है जिसकी जो मिला था आपके जो रॉबर्ट ब्रासफूट थे उन्हें। तो जो हैंड एक्स संस्कृति है उसका जो पहला प्रमाण है वो हमें मद्रास के पास में मिलता है, बदमदुरई और अतिरमपक्कम नाम के एक स्थान से। जो इस काल के जो औजार हैं उसमें हस्तकुठार मिलता है, आपका बिदारणी मतलब जो क्लेवर्स होते हैं वो मिलता है, जो खंडक गंडासा जिसे चॉपर कहते हैं वो मिलता है। इस काल में मनुष्य ने जो स्फटिक थे उनका प्रयोग किया था उपकरणों को बनाने में। जो क्वार्टाइज होता है जिसे अपन स्फटिक कहते हैं, तो भारी मात्रा में प्रयोग किए गए थे। अच्छा, इस काल के जो प्रमुख स्थानों की हम बात करें तो जो बेलन घाटी है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास में, थार का जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी हमें मिलते हैं। लेकिन जो तमिलनाडु मूल रूप से जो हमें प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल के स्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पल्लवरम, जिसकी खोज खुद रॉबर्ट ब्रासफूट ने की थी, और अतिरमपक्कम जिसकी खोज किंग ने की थी। इसमें आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी में हमें होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं, और ये मिले हैं हमें नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से। सीहोर के पास में जो एक हथनौरा ग्राम है, तो वहाँ से मानव का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म, जो एक खोपड़ी है। तो ये होमो इरेक्टस मानव की है, ना कि होमो सैपियंस मानव की। तो ये हथनौरा ग्राम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये खोज की थी अरुण सौनकिया ने। तो ये प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म हमें यहाँ से मिला है। जो मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है, तो वहाँ सोन नदी के किनारे पर जो सिंहाबल नाम का जो स्थान है, वहाँ से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसके बाद हम इसी एज में आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मतलब पुरापाषाण काल का जो दूसरा जो चरण है वो मध्य पुरापाषाण काल कहलाता है। और जो मध्य पुरापाषाण काल की जो विशेषता रही है, तो उसमें जो फ्लेक या सल्क आधारित जो उपकरण है वो हमें काफ़ी देखने को मिले, जिनमें ब्लेड होता है, मतलब जो पत्थर का एक सिरा है वो काफ़ी नुकीला बना दिया जाता था। इसमें पॉइंट्स मतलब बेधनी मिलते हैं हमें। जो खुरचनी संस्कृति है, मतलब स्क्रैपर मेड फ्लैग जो है वो काफ़ी मिले हैं इस काल में। इसलिए जो मध्य पुरापाषाण काल है उसे कई बार हम खुरचनी बेधक संस्कृति भी कह देते हैं। इस काल के जो प्रमुख स्थान हैं उनमें महाराष्ट्र में नेवासा एक स्थान मिला है, बिहार में सिंहभूमि वाला जो स्थान है, इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं वो भी हमें प्राप्त हुई हैं, वो इसी एज की हैं। भीमबेटका का आप एक फैक्ट याद रखना कि भीमबेटका की जो गुफाओं में मनुष्य ने जो चित्र बनाए हैं, ये भारत में गुफा चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उच्च पुरापाषाण काल की तरफ, जो उत्तर पुरापाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज भी कहलाता है। तो इस काल के जो हमें पत्थर के जो औजार मिले हैं वो फलक बेस्ड हैं, ब्लेड बेस्ड हैं, और इसमें बुरिन भी यूज़ किया गया है। तक्षणी, जो तक्षण होता है ठोकने पीटने वाला, तो वो भी हमें देखने को मिला है। इनके निर्माण में जो जैस्फर था या फ्लिंट था या चैट था, उसका काफ़ी प्रयोग किया गया। उस प्रकार के जो पत्थर थे वो काफ़ी प्रयोग किए गए थे। तो इस काल के जो प्रमुख स्थान हैं उसमें
बेटमचेला है आंध्र प्रदेश के अंदर, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान का है, फिर आपका मध्य प्रदेश का बागौर है, रामपुर का जो क्षेत्र है, सेमभूमि झारखंड का, वो सभी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो बेलन घाटी है तो वहाँ के लोहदा नाले से जो हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो ये सबसे पुरानी मातृ देवी की प्रतिमा मानी जाती है और ये हड्डी की बनी हुई है। इस काल की एक विशेषता रही है कि जो होमो सैपियंस मानव का उदय है वो आपका उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ था आपका, और जो चकमक बर्तन थे वो काफ़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते थे इस काल में। ठीक, हालांकि इन्हें हम बर्तन नहीं कह सकते, मृदभांड नहीं कह सकते, पर ये एक उद्योग टाइप का था, मतलब पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये तो आपका पुरापाषाण काल के बारे में बात थी। अब हम चलते हैं आपका जो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल जो 10,000 BC से लगभग 4,000 जो 7,000 BC के बीच में लगभग हमें देखने को मिलता है। तो ये इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया गया था। बड़े पत्थरों की जगह छोटे पत्थर हथियार बनाने में प्रयोग किए जाने लगे थे। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों को सबसे पहले खोजा गया था 1867 में कार्लाइल के द्वारा, और ये खोज की गई थी विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में, जो विंध्याचल का जो क्षेत्र है वहां पर की गई थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य ने जो पशु पालन प्रारंभ किया है वो इसी मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज में किया है। तो आपको दो स्थान याद रखने हैं, एक राजस्थान का बागौर और एक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का आदमगढ़, जहां से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं आपके। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मनुष्य ने जो पहला जानवर जिसे पालतू बनाया था वो कुत्ता था आपका। ठीक, तो कुत्ता पहला पालतू पशु था। इसके अलावा बागौर से जो नरकंकाल हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं आपके। जो भीमबेटका है, भीमबेटका इस काल का भी प्रतिनिधित्व करता है, और भीमबेटका की गुफाओं में जो मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ साथ हमें मनुष्य की अंत्येष्टि के भी हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं आपके। ठीक, एक सराय नाहर राय है, महदहा और दमदमा, ये सभी आपके जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है तो वहाँ पर स्थित ये स्थान है। सराय नाहर राय और महदहा ऐसे स्थान है जहाँ पे स्तंभ गर्त पाए गए हैं आपके, और यहाँ हड्डी के आभूषण और स्त्री पुरुष की युगल समाधियाँ भी मिली हैं। जो सराय नाहर राय है उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से मनुष्य के अस्थि पिंजर का पहला प्रमाण मिला है। ध्यान रखना, जो स्केलेटन है अस्थि पिंजर वो आपको सराय नाहर राय से मिला है। जो हमने वहाँ पे हथनौरा देखा था तो हथनौरा से मनुष्य का आपको खोपड़ी मिला था, स्कल मिला हुआ था। ठीक, यहाँ पे स्केलेटन मिला हुआ है आपका। ठीक, और ये जो मनुष्य है ये होमो सैपियंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ की जो लंगनाज है, तो लंगनाज एक जगह है, वहाँ से गैंडे की हड्डी हमें प्राप्त होती है इस काल में। जो सराय नाहर राय है वो मानवीय आक्रमण या युद्ध का भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला काल है वो है आपका नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल एक बहुत महत्वपूर्ण काल है आपका। ये लगभग आपका 7000 BC मतलब 7000 BC से लेकर लगभग 2000 BC के आसपास के काल का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत में जो नवपाषाण काल स्थान की खोज है वो सबसे पहले लेमेसुरियर नाम के एक अंग्रेज ने की थी, टोंस नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 1860 के आसपास। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में यदि नवपाषाण काल की जो सबसे प्राचीनतम बस्ती की बात करें तो जब आधुनिक जो पाकिस्तान है उसका जो बलूचिस्तान क्षेत्र, वहाँ पे एक मेहरगढ़ कस्बा मिला था हमें। ये सबसे पुरानी या प्राचीनतम नवपाषाण काल की बस्ती कहलाती है, और यहीं हमें माना जाता है कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी। और जो मनुष्य ने सबसे पहला अनाज प्रयोग किया था वो गेहूँ था आपका। गेहूँ के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से ही मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से ही हमें जो कपास की खेती है उसके प्रमाण मिलते हैं आपके। भैंस को सब पालतू बनाया मनुष्य ने तो उसके प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इस काल में जो उपकरण हुआ करते थे तो वो पॉलिश किए हुए पत्थर हुआ करते थे, इसलिए कई बार इसे हम पॉलिश उपकरणों की संस्कृति भी कह देते हैं। पत्थर की जो कुल्हाड़ी थी वो इस काल का सबसे प्रमुख औजार मानी जाती थी। नवपाषाण काल के और स्थानों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण स्थान जो हमें कश्मीर से प्राप्त हुए हैं वो हैं बुर्जहोम और गुफकुराल। और इनकी जो ये दोनों कश्मीर में जो
जो आपका झेलम नदी है उसके आसपास स्थित क्षेत्र हैं आपके। तो जो नवपाषाण काल की जो विशेषता रही है कश्मीर की, उसमें गर्तावास के हमें प्रमाण मिले, कई प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं, पत्थर और हड्डियों के औजार काफ़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते थे। हालांकि यहाँ पे माइक्रोलिथिक औजारों की हमें कमी दिखाई देती है। गुफकुराल के लोग कृषि और पशुपालन व्यापक मात्रा में करते थे, क्योंकि गुफकरल का अर्थ ही होता है कुम्हार की गुफा। ठीक, बुर्जहोम में आपको ध्यान रखना है कि बुर्जहोम में कब्र मिली है जिसमें एक पालतू कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। तो ये प्रथा हमें और कहीं देखने को नहीं मिली नवपाषाण काल के स्थान में। हालांकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में इस प्रकार का प्रमाण हमें रोपड़ से दिखाई देता है आपका। तो जो बुर्ज होम है और जो गुफ कुराल है, वहाँ से गर्तावास, जो मनुष्य गर्तों में निवास करता था, उसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। बुर्ज होम का अर्थ ही होता है जन्म स्थान। ठीक है, जो बिहार का छपरा जिला है, वहाँ पे चिराद नाम की एक जगह है जहाँ से हमें भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के जो सींग हुआ करते थे, हॉर्न, उनके बनाए जाते थे, जो औजार थे इस काल में, ये हमें जानकारी मिलती है। कोल्डी हवा इसी काल का एक स्थान है। कोल्डी हवा जो इलाहाबाद के पास में बेलन घाटी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोल्डी हवा से हमें सबसे पुराने चावल के प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं भारत में। तो ये लगभग 6000 BC पुराने, मतलब पहले गेहूं, इसके बाद आप चावल मान सकते हैं। तो ये कोल्डी हवा का क्वेश्चन भी कई बार देखने को आपको मिलेगा। ठीक, नवपाषाण काल में एक और स्थान है दक्षिण भारत के कर्नाटक में, पिकली हल। तो पिकली हल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिकली हल से भस्म टीले मिले हैं, एस माउल जिसे हम कहते हैं, मतलब वहाँ पे भारी मात्रा में शायद जानवरों को जो जानवरों को पालतू बनाया गया होगा। तो वो लोग क्या करते थे कि जानवरों का जो गोबर होता था उसे एक जगह पे इकट्ठा कर देते थे, और जब वो सूख जाता था तो उसमें आग लगा दिया करते थे, और बाद में वो मिट्टी से ढक देते थे। तो उन्होंने भस्म टीले का रूप ले लिया था। तो ये हमें भारी मात्रा में पिकली हल से मिले हैं दक्षिण भारत में। तो जो नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं रहीं वो ये रहीं कि सबसे पहले मनुष्य ने कृषि कार्य करना शुरू किया। जानवरों को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया वो हालांकि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हुई, पर हम उसे नवपाषाण काल से हम जोड़ सकते हैं। बड़ी चीज़ की जब एग्रीकल्चर शुरू होती है तो अनाज को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत हमें दिखाई देती है। तो जो बर्तन है या कुंभकारी जो है वो सबसे पहले हमें इसी काल में देखने को मिली थी। और जब एक बार मनुष्य कृषि कार्य करने लगा था तो उसने संभवतः जानवरों को भी अब पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये आपको नवपाषाण काल के बारे में और जो पाषाण संस्कृति है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको लौह युग और जो ताम्रपाषाण युग है उसके बारे में बात करूँ।